अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान। MJ टीवी। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान में नई क़यादत आ गई है। चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी को नामज़द किया गया है और पार्लिमानी कमेटी जो 12 सियासतदानों पर मुश्तमिल थी, उन्होंने चंद घंटे पहले ही ये फ़ैसला किया है। और ये वो पार्लिमानी कमेटी थी जो कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत बनाई गई थी। ये फ़ैसला जो आज आया है पार्लिमानी कमेटी का, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बज़ाहिर बाईपास या सुपरसीड किया गया है। और इस हवाले से वकला तंजीमों के भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मगर आज के इस व्लॉग में हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ख़ुसूसी तौर पे इस्लामाबाद आए हुए जनाब एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। सबसे पहले तो सलाहुद्दीन अहमद साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जस्टिस याहिया आफरीदी 12 सियासतदानों या अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल इस कमेटी के इस पेशकश को कबूल करेंगे? यही सवाल है अभी सबके सामने। मेरी राय अगर पूछें तो मैं समझता हूं कि जजेस को ये सियासतदानों की जो पेशकश है और जो उनकी कोशिश है कि जजेस में आपस में दरारें डाली जाएं और जजेस को के ऊपर अपना कंट्रोल कायम किया जाए, मेरी राय में जजेस को वो रेजिस्ट करनी चाहिए। मेरी राय में जजेस को उसी सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे चलना चाहिए जो कि जजेस ने ख़ुद मलिक असद अली के केस में फ़ैसला किया था। और उसका फिर उसकी कड़ी यही होगी कि रिस्पेक्टफुली अगर डिक्लाइन करते हैं तो फिर बाकी जो 2 जज साहिबान हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उनको ही फिर पेशकश करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि अगर जजेस की तरफ से ये एक रिवायत आ जाए कि वो इस किस्म की आउटसाइड इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक बहुत आइंदा के लिए पॉजिटिव ट्रेंड होगा। मगर एक अगर आइन के मुताबिक एक काम हो रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है आइन के दिफा का, क्या उनको इसकी मज़ाहमत करनी चाहिए या ये मामला सिर्फ प्रिंसिपल का है और इसमें कोई आइन की खिलाफ वर्जी की बात नहीं? देखें, ये तो अभी फिर उसके बाद जब ये चैलेंज, अगर ये 26वीं आइनी तरमीम जब चैलेंज होती है तो फिर तय करने की बात होगी कि आया ये आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है या नहीं। मगर ये तो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर पेशकश की जाए तो आप पे लाजिम है कि आप उस पेशकश को कबूल करें। मैं समझता हूँ कि जजेस को वैसे एक ट्रेंड ये कायम करना चाहिए कि इस किस्म की पिक एंड चूज़ को वो टॉलरेट ना करें। साकिब बशीर साहब, आपको क्या लग रहा है कल क्या होगा? जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो जस्टिस याहिया आफरीदी की तरफ से किस किस्म का कंसेंट होगा, या कोई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बयान होगा, या फिर काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं पार्लिमानी कमेटी के इस फैसले को खराज तहसीन पेश करेंगे? नहीं, वो तो खराज तहसीन ही पेश करेंगे, वो तो कोई दो राय नहीं है उसमें तो। लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी, उनका रद्द अमल क्या होगा, ये फ़ैसला हुए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा 3 घंटे हो गए हैं। तो मुख्तलिफ़ ज़राए से चेक करने की कोशिश की तो अभी तक उनका रद्द अमल आया नहीं है। तो बज़ाहिर ये भी हो सकता है कि उनकी कंसेंट ली गई हो पहले गवर्नमेंट की जो कमेटी है, कमेटी की तरफ से, और उसके बाद ये फ़ैसला जो है वो किया गया हो। वगरना अगर उनकी जानिब से कोई रिक्यूज़ल या इस किस्म की बात होती तो हो सकता है आ भी जाती। 3-4 घंटे हो गए। बाकी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी जानिब से भी अभी कोई ऐसी बात नहीं आई कि एक परसेप्शन है, अगरचे ऐसा बिल्कुल भी उनको मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए कि
कोई रिज़ाइन की तरफ वो जाएं, कोई इस्तीफ़ा दे दें कि सुपरसीड कहाँ होता है, ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं है। बतौर जज तो उन्होंने जो है वो आइन का पर हलफ जो है वो उठाया हुआ है, उनको कोई ये तो नहीं कि उसको उनको जो है हटा देंगे, लेकिन उनकी जानिब से भी रद्द अमल कल सुप्रीम कोर्ट में जब लगेगी सुप्रीम कोर्ट तो बेंचेस बैठेंगे तो उससे फिर पता चल जाएगा कि ये अब मामला जाते किस तरफ हैं। लेकिन कमेटी ने जो सुपरसीड किया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को, तो फ़ारूक एच नायक साहब का मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या वजूहात हैं कि आपने क्यों नहीं उनको कंसिडर किया या उनको क्यों नहीं नामज़द किया। तो उन्होंने कहा जी इन कैमरा जो है वो ये इजलास था, ये इस इजलास के मीटिंग मिनट्स कभी जो है वो सामने नहीं आएंगे। तो वो इन कैमरा इजलास का तरीक़ाकार तो यही होता है कि उसको जो खुफिया ही होता है, सिर्फ यही तारीख़ में लिखा जाएगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो सामने आए थे। लेकिन पौने 2 घंटे में जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी पूरी जो लाइफ है, पूरी बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उसको खंगालने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें बज़ाहिर हुकूमती वो बयानात ही मुझे नज़र आ रहे हैं जिसमें बार बार ख्वाजा आसिफ राना सनौला कह रहे थे कि, और उनके बयानात से बड़ा क्लियर लग रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आइनी तरमीम में अगर कोई बंदा टारगेट था है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही थे, और हुकूमत ने अपना जो है वो जलवा दिखा दिया है। फिर जलवा दिखा दिया। अच्छा सलाउद्दीन अहमद साहब, आपके ख्याल में अब जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब का क्या रिस्पांस हो सकता है? विल दे टेक इट लाइंग लो और बस खामोशी से काम जारी रखेंगे? बज़ाहिर तो ऑब्वियसली ये एक आइनी तरमीम है। अब उस तरमीम को अगर चैलेंज भी किया जाए जैसा कि आप अभी कह रहे थे, तो वो चैलेंज कहाँ होगी और क्या काजी फायजा के अगले 3-4 दिनों में हो सकती है, और उसके बाद अगर चैलेंज हो तो क्या वो आइनी बेंचेस के सामने जाएगी? ये अब होगा क्या चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से भी कोई चैलेंज हो सकता है? लेकिन जो पहले आप बात पूछ रहे थे कि उनका क्या रद्द अमल होगा, वो तो ऑब्वियसली वो खुद ही डिसाइड करेंगे। मगर जो साकिब भाई बात कर रहे थे कि रेजिग्नेशन की, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई रेजिग्नेशन होगी या होनी चाहिए। एक हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल दिया जाता है वो बिल्कुल फ़ौज में वो बिल्कुल यहाँ अप्लाई नहीं करता। फ़ौज में इसलिए जब कोई जनरल सुपरसीड होता है तो वो इस्तीफ़ा दे देता है, वो इसलिए होता है कि फ़ौज में एक कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ कमांड का। तो वहाँ जो चेन ऑफ कमांड है उसके लिए ये समझा जाता है कि बुरा है कि अगर कोई ज़्यादा सीनियर जनरल फिर भी सर्विस में है तो जो फिर आर्मी चीफ लगा है उसका जो कमांड है वो वीकन होता है। अदलिया में ऑब्वियसली हर जज इंडिपेंडेंट होता है, कोई चीफ जस्टिस का कोई मातहत नहीं होता, जो उसके साथ बैठे होते हैं वो सारे इक्वल्स होते हैं, तो वहाँ इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरी जो बात है कि मैं समझता हूँ कि इतने कॉम्पिटेंट और लॉ नोइंग जजेस से महरूम पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदलिया को महरूम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि क्या पिटिशन कहाँ चैलेंज होगी, वहाँ तो ये है कि अब नए कानून आईनी तरमीम के बाद तो लिखा हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाए। अब एक मगर उसमें ये भी इशू है कि आया अगर अगर ये कहा जाता है कि ये आईनी जो तरमीम थी ये प्रोसीजरली डिफेक्टिव थी, तो फिर तो अगर और उसका बुनियादी तौर पे कोई वजूद ही नहीं था जिसको हम वर्ल्ड एब इनिशियो कहते हैं, तो उस सूरत में फिर ऐसा तसव्वुर किया जाएगा कि जैसे ये आईनी तरमीम हुई नहीं है। तो तब एक सिचुएशन है कि जहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह पहले आईनी दरख्वास्तों को सुनती थी तो वो टेकअप कर सकती है। दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर ये जो पार्लिमानी कमेटी है उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे कि उन्होंने फेयरली जस्टली रीजनेबली एक्ट नहीं किया,
तो उस चीज़ पे चैलेंज हो तो वो टेक्निकली स्पीकिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जिस पे अभी तक क्लियर नहीं है कि ये चैलेंज कहाँ होगा ठीक है। और क्या साइमल्टेनियसली दो जगह ये सुना जाएगा। ठीक। अच्छा, साकिब बशीर, जस्टिस याया आफरीदी के हवाले से बतौर कोर्ट रिपोर्टर आपकी क्या राय है कि हुकूमत के नज़दीक जस्टिस याया आफरीदी में ऐसी क्या ख़ास बात है जो जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब में नहीं थी? मेरा ये ख्याल है कि जो ऑप्शन हुकूमत ने लिया है, जैसा याया अफरीदी जो है उनके हवाले से ये एक आम तासुर है कि वो ना तो मतलब किसी को राब्ता भी नहीं है, कोई मतलब टीवी नहीं देखते, कोई इस किस्म की जो सोशल मीडिया है इस किस्म का कुछ भी उनका नहीं है। फिर उनकी जो कोर्ट है वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो जो बड़े मेजर केसेस हैं बड़े लार्जर बेंचेस में जो जहाँ पे भी वो बैठे हैं तो उनकी अपनी ही एक अलग थलग जो है वो राय देखी गई है। वो अभी मखसूस नशिस्तों के केस में भी मतलब यही देखा गया है और 6 जजेस के जो ख़त था उस केस में भी उस बेंच से वो जो है वो अलग हो गए थे। और जो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने वाला जो मामला था उस बेंच में भी वो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि हाई कोर्ट सुन रही हैं तो उन्होंने वो अलग हो के उन्होंने डिसमिस कर दी थी उनकी पिटिशन जो है। तो जितने भी बेंचेस पिछले 2-3 साल में हमने देखा है उनमें उनकी अलग थलग एक राय रही है और उनको एक गैर जानिबदार जज के तौर पर देखा जाता है, समझा जाता है। लेकिन मसला ये है कि क्या हुकूमत जो है वो ये चाह रही थी, उनकी ख्वाहिश थी कि जो भी जज आए वो उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और उनको श्योरिटी भी हो कि उनके जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और उनके मुखालिफिन को कम से कम वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा जिस तरह जो है वो समझते हैं कि जुडिशरी इंटरटेन कर रही है। तो ये वो श्योरिटीज़ हैं या अंडरस्टैंडिंग है क्या जैसे याया अफरीदी से हुकूमत ने ली होगी या क्या उन्होंने दी होगी या कोई रब्ता भी हुआ होगा, ये बड़े अहम सवालात हैं। फिर जो गैर जानिबदारी की बात है, पहला जो उनको रिएक्शन जिसका सामना होगा, जिसका आज तक उन्होंने कभी उनको सामना नहीं रहा बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा सोशली भी बिल्कुल अलग तरह की हमने उनको देखा है कि जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह को के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानते। उनको जस्टिस याया अफरीदी से हो सकता है मसला ना हो, लेकिन जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है या उस तनाजुर में वो अगर कहेंगे कि हम नहीं मानते तो एक अगर बड़ी आवाज़ें शुरू हो जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, प्रेस टॉक्स में, वो एक मूवमेंट शुरू हो जाए, तो ये पहला बड़ा चैलेंज जस्टिस याया अफरीदी के लिए होगा। और उसी के साथ दूसरा जो बड़ा चैलेंज कि आइनी तरमीम जब चैलेंज होगी तो उस पे जस्टिस जो याया अफरीदी हैं फिर किस तरह रिएक्ट करेंगे। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पूरी इस जो आइनी तरमीम में कंप्रोमाइज़ हो रही है और जो आइनी तरमीम हुई है इसका मेरे ख्याल में अभी तक इदराक नहीं है किसी को कि ये सिर्फ एक जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए तो थी ना, उनका रास्ता तो रोकना ही था, वो तो रास्ता रोक लिया गया, आइनी बेंचेस बना लिए गए, लेकिन इसके असरात वो सिविल जज तक जाएंगे। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट के जज, हर कोई जो है वो अपने ताई जो है वो अब जो आपकी जो एवेलुएशन जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बननी है, हाई कोर्ट का जज सोच रहा होगा, जिसने जो चीफ जस्टिस की लाइन में है वो सोच रहे होंगे हम 3 हैं तो हम अब थोड़ा सा मुहतात हमें चलना पड़ेगा। कोई जो हुकूमत के खिलाफ जाएगा, कोई मिसिंग पर्सन के केसेस में अगर बड़े ऑर्डर्स करेंगे तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस उनको फिर जो है वो भुगतने के लिए तैयार होना होगा। फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी 3 में से लगने होंगे। तो ये अब समझे कि ओवरऑल जो है वो एक कंट्रोल हुकूमत का आया है तो इसके असरात आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या और अगर इस मौके पर जस्टिस याया अफरीदी ने कुछ ना किया तो मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगर कंप्रोमाइज़ हो गई तो फिर एक डिज़ास्टर जो है हमें उसका इंतज़ार करना होगा। चलो ठीक। अच्छा, सलाउद्दीन अहमद साहब, वकला जो हैं बड़े ही आउटस्पोकन हैं इस आइनी तरमीम के हवाले से, और एडवोकेट हामिद खान साहब का तो आज बयान ये भी चल रहा है कि वो ये तवक्को करते हैं कि जस्टिस याया अफरीदी इस ओहदे को कबूल नहीं करेंगे। तो वकला कितने मुतहर्रिक हैं और क्या जस्टिस याया अफरीदी की जो तैनाती का सिफारिश की है पार्लिमानी कमेटी ने, क्या उस पर वकला जो हैं वो मतमईन नहीं होंगे? देखें, जहाँ तक याया अफरीदी साहब की ज़ात का सवाल है वो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल है।
हर कोई ये तस्लीम करता है कि वो एक इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार राना जज हैं, कॉम्पिटेंट जज हैं। उनकी ज़ात से तो किसी को कोई मसला नहीं है। मसला अलबत्ता ये है कि अगर ये प्रेसिडेंट कायम हो जाता है कि अगर किसी जज ने किसी सियासतदान को बेल नहीं दी तो उसकी नौकरी छीन ली जाएगी या उसकी प्रमोशन जो है वो रोक दी जाएगी। अगर किसी जज ने किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ फ़ैसला या किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया तो कल को वो चीफ़ जस्टिस नहीं बनेगा। तो उसके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिर्फ जिस तरह साकिब भाई ने बिल्कुल सही बात की कि वो कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ फिर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते, वो बिल्कुल नीचे मैजिस्ट्रेट लेवल तक जाते हैं। अदलिया की जो आज़ादी है, जो बेसिक देखे 90 एटलीस्ट 60 या 70% के मुकदमात जो होते हैं वो होते ही हुकूमत के पास के ख़िलाफ़ हैं। हर क्रिमिनल केस जो होता है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है। आइनी दरख्वास्तें सारी हुकूमत के ख़िलाफ़ होती हैं। अगर जजेस को एक सिक्योरिटी नहीं है तो फिर ये मामला फिर तो आप अदलिया ख़त्म ही कर दें। तो इस वजह से आई थिंक वकला में एक बेचैनी पाई जाती है कि अगर किसी जज का यूं रास्ता रोका गया है तो वो बिल्कुल गलत है और उस पर एहतजाज ज़रूर होगा। अच्छा, क्विकली अगर ये बता दें कि ये जो आइनी तरमीम है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आइनी बेंच बनेंगे, सिर्फ वही बेंच जो है हाई कोर्ट की जो रिट दरख्वास्तों के ऊपर फैसले के ख़िलाफ़ अपीलें हैं वो सुनेंगे। 184 के जो पटिशनें हैं जो बराह रास्त दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में वो सुनेंगे। तो इस बात का तयन कैसे होगा कि ये जो ज़ेर समात या ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं ये आइनी नोयत के? सारी बात है, एक तो ये है ना कि जो भी 184 की वो सब आइनी बेंच में चले जाएंगे। तो ये अब आने वाले दिनों में कितने ऐसे केसेस होंगे, कितने जजेस चाहिए और ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम कैसे काम करेगा? क्योंकि आइनी तरमीम में ये तो कहीं नहीं लिखा कि जो आइनी बेंच पे लोग जजेस काम करेंगे वो दूसरे केसेस नहीं सुन सकेंगे। और उनका रोस्टर क्या चीफ जस्टिस बनाएंगे या आइनी बेंच अपना रोस्टर अलग से खुद बनेगा? ज़ाहिर बात है उनको भी अख्तियार दिया गया है। तो ये क्या कहीं क्लैश का कोई पॉसिबिलिटी है? सर, मैं मती साहब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपने कितने फौजदारी के मुकदमात में अक्सर आप सुनते होंगे कि शिकायत होती है अक्यूज़ की कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना था, मुझे पेश नहीं किया। ठीक है, ये आपके आइन में लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस होना है। ठीक है, तो हर ऐसा केस जो है वो एक आइनी नौइयत का केस है। ठीक है, आप कोई कारोबार करते हैं, किसी ने आपका लेट से बस अड्डा है, ठीक है, बस आप चलाते हैं, उसका रूट लाइसेंस होता है, रूट परमिट होता है। वो रूट का परमिट जो है वो डिप्टी कमिश्नर ले लेता है, तो वो एक आपका राइट टू ट्रेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है वो सल्ब होता है उससे। आपका कोई ज़मीन का झगड़ा है, आपकी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा कर ले, हुकूमत एक्वायर कर ले, उसका जो मुकदमा है उसमें हम आर्टिकल 23, 24 राइट टू प्रॉपर्टी शामिल करते हैं। आपको मेडिकल कॉलेज में दाखला नहीं मिला, उससे कम नंबर वाले को दाखला मिल गया, आप आर्टिकल 25 राइट टू इक्वालिटी का उस पर मुकदमा करते हैं। अब ये सारे जो मामला ये जो हैबिस कार्पस की पिटिशनें होगी लापता अफराद की, वो अब ये भी जो है आईनी जो हेबियस कॉर्पस की हैं वो तो ऑब्वियसली उसमें तो आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ये है। तमाम तर जितने भी आप सोच सकते हैं केसेस, उनका कहीं ना कहीं एक आइनी एस्पेक्ट होता है। उनमें फिर क्या होगा कि जब ये सारे मुकदमे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी और फिर हाई कोर्ट में भी अगर आइनी बेंचेस हो जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि रोज़ लड़ाई हो रही होगी कोर्ट्स के सामने। एक वकील कह रहा होगा कि ये जी इसमें तो ये जो ठीक है इन्होंने आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 25 की बात तो की है, मगर वाक़तन ये
आईनी केस नहीं है, ये नॉर्मल लॉ का केस है। दूसरा वकील कहेगा कि नहीं, मैंने तो ये लेके जाना है अपना आईनी कोर्ट के पास। ठीक है, वहाँ फिर जज टू जज आप एटीट्यूड्स देखेंगे, चेंज होंगे। कुछ जजेस कहेंगे कि नहीं, मैंने आईनी बेंच के पास केस भेजना ही नहीं है, मैं तो खुद फैसला करूँगा। कई केसेस में वो कहेंगे कि यार ये ज़रा सेंसिटिव केस है, ये वहीं फेंक दो। रोज़ आपकी इन चीज़ों पे लड़ाई होगी और इस लड़ाई की वजह से जो केसेस हैं वो ज़्यादा इल्तवा के शिकार होंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि ये अब डेली बेसिस पे अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला करना है कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगना है, तो मिसाल के तौर पे जस्टिस याहिया अफरीदी एक रोस्टर बनाएंगे और वो ये तवक्को करेंगे कि 16-17 जजेस जितने भी हैं कि वो सब के सब इन आम केसेस को भी सुने। तो उसमें अगर आईनी बेंचेस का जो रोस्टर है वो एक 3 जजेस की कमेटी बनाएगी और इधर चीफ जस्टिस जो हैं वो नॉर्मल केसेस का रोस्टर बनाएंगे, तो किसका रोस्टर प्रिवेल करेगा और किसके बेंचेस प्रिवेल करेंगे, किसकी बात मानी जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की या फिर जो आईनी बेंचेस के जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनकी बात मानी जाएगी? देखें, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस पे भी ऑब्वियसली झगड़े होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो बहरहाल चीफ जस्टिस के पास होगा। जो एट द एंड ऑफ द डे जो चेक साइन होते हैं, ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो तबादले होते हैं स्टाफ के, रजिस्ट्रार, ये वो जो कोर्ट का अमला है वो जो करते हैं वो तो चीफ जस्टिस साहब करते हैं। इवन तो जजेस को दूसरे शहरों में बेंचेस में भेजने का बिल्कुल, मामला, क्वेटा में किसी को भेजना है, किसी को कराची में भेजना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चीफ जस्टिस के हाथ में होंगी। तो आप देखेंगे कि आए दिन इन चीज़ों पे झगड़ा चल रहा होगा। ये जो इन्होंने 2 टियर पैरेलल सिस्टम बना दिया है, ये फंक्शन ही नहीं कर सकता। ये विदिन 6 मंथ्स आप देखेंगे ये रोल बैक होगा। तो साकिब रशीद साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो अब हाई कोर्ट्स के अंदर भी आईनी बेंच बना दिए गए हैं और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कवर करते रहे हैं, तो ये हाई कोर्ट में कितना प्रैक्टिकल है ये चीज़ के वो 199 के जो केसेस हैं वो बिल्कुल ही आईनी बेंच के सामने लगा दिए जाएंगे? और जो अटॉर्नी जनरल है, जो कि जुडिशल कमीशन का भी मेंबर है, जिसने आईनी बेंचेस बनाने हैं, तो जब अटॉर्नी जनरल पेश होगा इन्हीं जजेस के सामने जिनको जुडिशल कमीशन में बैठ के उन्होंने जिनके बेंच बनाए हैं, तो वहाँ पे कैसे वो जजेस आज़ादाना तौर पे हुकूमत से मुतल्लिक़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर या फैसले दे सकेंगे? हुकूमत के ख़िलाफ़ तो फ़ैसले देना भूल ही जाएं अगर ये सिस्टम जो है वो रहता है, क्योंकि अगर जिस जज ने भी फ़ैसला दिया फिर उसकी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी। हुकूमत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम लाई, उसकी वो भी वजूहात है ना कि उनके मल्टीपल चीज़ें हैं कि 6 जजेस ने ख़त भी लिखा था, फिर वो जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स भी सुन रहे थे, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिखा जी मुदाखलत तो हमारे यहाँ भी हो रही है कुछ ने, फिर जो पेशावर हाई कोर्ट ने लिखा हमें तो अफ़गानिस्तान से जनाब कालें आती हैं। तो ये सारे जो काम वो उस तरीके से किए जा रहे थे, अब जो है वो उसके लिए ज़बरदस्त किस्म का एक जो है वो पूरा एक कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर एक रास्ता जो है वो मिल गया है। अब तो क्योंकि परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, अब फ़र्ज़ करें कि जस्टिस बाबर सत्तार है, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाकर जो कमेटी है वो मेजॉरिटी में हुकूमती कमेटी होगी, तो उनको क्योंकि वो पसंद नहीं है तो वो आके रिपोर्ट के कहे कि नहीं ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आप जो है वो आपको हम मुतनब्बे कर रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाएं, वरना फिर तो जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज देंगे। जी जी बिल्कुल। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस जज की क्या मतलब पोजीशन होगी, कि वो क्या सोच रहा होगा। अब मतलब बहुत सारे ऐसे जजेस भी हैं जिनको वो मैं ये समझता हूँ अदलिया को उनकी ज़रूरत है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको जजी की ज़रूरत होती है, तो सारे ऐसे नहीं है कि सारे जनाब कह रहे हैं कि नहीं ये नौकरी हमने करनी ही करनी है। बहुत सारे ऐसे भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं कि जो कहते हैं नौकरी हमने करनी है, तो ऐसे सारे नहीं है। तो उनको फिर डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, फिर उनको हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस में फिर मखसूस वो डाले जाएंगे जो सर्व करते रहें। तो फिर जो आर्टिकल 199 में जो हम हेबियस कॉर्पस की बात कर रहे हैं,
क्या होता है लापता अफराद के केसेस में पहले ही कुछ नहीं होता। लापता अफराद के केसेस में बिल्कुल जो है वो अदालतें अगर कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर करती भी हैं इक्का दुक्का केसेस में, फिर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज उस जज को भुगतने पड़ते हैं। कभी उसके खिलाफ पता नहीं कौन सी कंपेन, तो कभी उसके खिलाफ रेफरेंस, तो पता नहीं क्या क्या होता था। तो अब अगर आपने इतना उसको जो है वो कर दिया कि अपनी मर्ज़ी का आईनी बेंच बनाएंगे और उसी में केस जाएगा, और उसी में अब पोजीशन ये होती है कि अभी मिसिंग पर्सन के केसेस आते हैं तो हमें पता है कि हाई कोर्ट में 5 बेंचेस जो हैं इनके पास गया तो इनको कुछ ना कोई रिलीफ मिल जाएगा, अब बाकी 4 में गया तो इनमें रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले ही ये पोजीशन है, तो अब इतना मजीद स्ट्रिक्ट करके तो मेरा ख्याल में देखें अब क्या बनता है। अच्छा, एडवोकेट सलाउद्दीन साहब, क्विकली प्रोग्राम को हम समेटते हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 16 जजेस, अब ज़ाहिर बात है काजी फ़ाइज़ साहब तो रिटायर हो रहे हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे जज हैं आपके नज़दीक जो आइनी बेंच पर होने चाहिए, और अगर वाकई आइनी बेंच चलते हैं तो उनके ऊपर बैठ के आइन की बेहतर तशरीह जो है आपके नज़दीक कौन कौन से जजेस कर सकते हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा तरीका जहाँ जजेस को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमेशा कंट्रोवर्सी होगी। आपको या तो आपको अगर आपने आइनी बेंचेस बनाने हैं तो और मखसूस केसेस के लिए ये तो अब उन्होंने बेसिकली हर चीज़ को ही खुला कर दिया है। अगर आइनी बेंचेस बनाने हैं वाक़तन तो आपको बड़ा नैरोली डिफ़ाइन करके करना पड़ेगा, और ये नहीं होगा कि कुछ जजेस आइनी हैं कुछ जजेस गैर आइनी हैं। ठीक है, सारे जजेस आइनी सारे जजेस आइनी होंगे, मगर कुछ मखसूस अहम केसेस के लिए आप कह सकते हैं कि हमने स्पेशल बेंच बना दी कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, मगर उस बेंच में चाहे वो चीफ जस्टिस चूज़ करे या कोई और चूज़ करे, वो जो बेंच है जब तक आप पिक एंड चूज़ करते रहेंगे तब तक हमेशा मुतनाज़ा रहेगा। आपको एक क्लियर सिस्टम, या तो रैंडमाइज सिस्टम हो या कोई कमिटी, जजेस की कमिटी अपॉइंट कर रही हो तो फिर भी काबिल कबूल है, या कोई कुरानदाजी हो, या कई मुल्कों में, ब्राज़ील में, फिलीपींस में वगैरह एक्चुअली कुरानदाजी होती है कि वो कहते हैं कि ये ना लगे कि हमने अपने कोई हम ख्याल बिठा लिए। तो कई जगहों में इस किस्म का सिस्टम होता है, मगर जब आप ये करेंगे कि आप सिलेक्ट करेंगे, और वो भी अटॉर्नी जनरल वाली बात उन्होंने बड़ी खूबसूरत की कि देखें एक बड़ा फ़र्क होता है। एक होता है हुकूमत का एक रोल है जजेस की तैनाती में, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि एक बार वो आ जाता है, बैठ जाता है, तो फिर हुकूमत उसे निकाल नहीं सकती। मगर जहाँ तक बेंचेस तश्कील देने वाली बात है, तो जब अटॉर्नी जनरल चूज़ कर रहा होगा कि मेरा केस जो है वो यहाँ चलेगा, तो गवर्नमेंट चूज़ कर रही होगी, तो वहाँ से आपको इंसाफ कैसे मिल सकता है? बिल्कुल ये सही बात है कि हमने ये तो सुना था कि जब कोई दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट में जजों को कहता था कि सर आप ये केस मत सुने, बल्कि ये केस किसी दूसरे बेंच को भेज दें, बल्कि आज ही पीटीआई के हामिद खान साहब का जो बल्कि कल जो लगा था बल्ले के निशान वाला केस, तो उसमें हामिद खान साहब ने काजी फ़ाइज़ से कहा कि आप जो हैं ये केस ना सुने, ये लार्जर बेंच को भेज दें। तो काजी फ़ाइज़ साहब का ये कहना था कि ये फोरम शॉपिंग है और आप अपनी मर्ज़ी के जजेस के सामने अपनी केस नहीं लगवा सकते। तो बहरहाल हामिद खान साहब तो नहीं लगवा सकते, मगर अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और जो बार कौंसिल के जो नुमाइंदे होंगे वो, और जो क्या कहना चाहिए स्पीकर के नामज़द, और फिर 2 MNAs और 2 सेनेटर, वो तो अपनी मर्ज़ी के जजेस के सामने अपनी हुकूमत के केसेस जो हैं वो ज़रूर लगवा सकते हैं। और ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा आने वाले वक्तों में। तो बहरहाल अब आइनी तरमीम हो चुकी है, और आई होप कि अगर आइन का नहीं तो कम से कम इस तरमीम का एहतराम जो है वो ज़रूर सारे इदारों की तरफ से किया जाएगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।